हेलो दोस्तों, मेरा नाम है क्रिश और स्वागत है आपका कृषि बाय क्रिश सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम जल निकास का जो क्रॉप प्रोडक्शन का पहला चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जल निकास की परिभाषा पढ़ दी थी और जल निकास की प्रणालियाँ पढ़ दी थी और जल निकास के उद्देश्य एवं महत्व को पढ़ लिया था। आज हम उसी के आगे का कंप्लीट करेंगे। हाँ, एक बार रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास का कि जल निकास की परिभाषा या जल निकास क्या होता है। तो खेत में जो अनावश्यक रूप से अधिक मात्रा में जल भर गया है, जो मिट्टी एवं पेड़ों के लिए हानिकारक होता है, उसको कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। और यह सब अपन क्यों करते हैं? जिससे कि फसल की उपज को बढ़ाया जा सके और मिट्टी की उर्वरता को बनाया जा रखे। और इसके बाद पढ़ी थी हमने जल निकास की प्रणालियाँ। इसकी 3 प्रणालियाँ होती हैं। एक पढ़ी थी हमने प्राकृतिक प्रणाली, जिसमें मुख्य जल निकास नाली एवं सहायक जल निकास नाली खेत के प्राकृतिक ढाल के अनुसार अपनी दिशाएं बदलती रहती हैं और पानी को बाहर निकालती रहती हैं। इसके बाद हमने देखी थी दूसरी हेरिंगबोन प्रणाली, जिसको अपन हेरिंगबोन सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा था कि जो मुख्य जल निकास नाली थी, जो मेन ड्रेन्स था, वो खेतों के बिल्कुल बीचों बीच बनाया जा रहा था। बिल्कुल सेंटर में मुख्य जल निकास नाली बनाई जा रही थी और सहायक जल निकास नालियाँ इससे जोड़ दी जा रही थी। और इसी प्रकार खेत से जो पानी को बाहर निकाला जा रहा था। तीसरी पढ़ी थी हमने ग्रिड डाउन प्रणाली। तो इसमें जो मुख्य जल निकास नाली है, जो मेन ड्रेन है, वो कहाँ पर बनाया जा रहा था? खेत में, मतलब जिस ढाल पर स्लोप ज़्यादा होगा, जिस साइड में ढाल या स्लोप ज़्यादा होगा, उस जगह पर मुख्य जल निकास नाली बना रहे थे तथा सहायक जल निकास नालियाँ अपन इससे जोड़ देते थे, तो उससे पानी बाहर निकलता रहता था। इसके बाद हमने देखे थे जल निकास के महत्व या फिर उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य हमें क्यों करना चाहिए, क्यों आवश्यकता पड़ती है जल निकास की? तो भूमि की भौतिक दशा सुधारने के लिए। भौतिक दशा जैसे भूमि में जो अधिक समय तक पानी भरा रहता है और जल निकास नहीं करते, तो उससे अधिक मात्रा में मिट्टी का तापमान गिर जाता है। इसलिए उस तापमान को सही बनाए रखने के लिए और भूमि में वायु संचार बनाए रखने के लिए, वायु संचार जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि मिट्टी में 2 तरह के रंध्र होते हैं, एक तो सूक्ष्म रंध्र और एक दीर्घ रंध्र। तो सबसे अच्छी कंडीशन क्या होती है? जो सूक्ष्म रंध्र है उसमें वाटर भरा हो या जल भरा हो, और जो दीर्घ रंध्र है उसमें वायु भरे हो, तो ये सबसे अच्छी कंडीशन है। लेकिन जब पानी भरता है, जब वाटर लॉगिंग की कंडीशन होती है या जलमग्न की स्थिति होती है, तो भूमि के जो मिट्टी के जो सूक्ष्म रंध्र और दीर्घ रंध्र होते हैं, उन दोनों में भी पानी भर जाता है। तो क्या है, उसमें वायु की कमी हो जाती है, इसलिए ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो वायु संचार को सही बनाए रखने के लिए हम जल निकास करते हैं। इसके बाद जो लाभदायक जीवाणु हैं, उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए हम जल निकास करते हैं। क्रियाशीलता वही कि कुछ लाभदायक जीवाणु रहते हैं जो अपनी वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं, उसका स्थिरीकरण करते हैं। तो वो जीवाणुओं को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और जब पानी भरा रहता है मिट्टी में तो ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, तो जीवाणु सही से अपना काम नहीं कर पाते। इसलिए जल निकास जरूरत है। और इसके बाद हमने पढ़ा था जो पेड़ों में या जो फसल में रोग और कीटों के आक्रमण से बचाने के लिए जल निकास करते हैं। तो बहुत तरह के जो कीट होते हैं, अगर अधिक मात्रा में नमी होती है तो वो कीट आकर पेड़ों पर या जो फसल पर आक्रमण करते हैं। और एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं डंपिंग ऑफ या फिर आर्द्र गलन। अगर भूमि में अधिक समय तक पानी भरा होता है तो ये बीमारी फसलों में लग जाती है। इसके साथ साथ हमने क्या जल निकास के उद्देश्यों में और क्या देखा था, और ये सब फसल की उपज को बढ़ाने के लिए अपन करते हैं। अब इसी के आगे हम बढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम जल निकास की विधियाँ या फिर जल निकास के प्रकार। तो आप हेडिंग डाल लो, जल निकास की विधियाँ या फिर प्रकार। जल निकास की विधियाँ या फिर प्रकार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेथड या फिर टाइप्स ऑफ ड्रेनेज।
आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, जल निकास की विधियां या प्रकार। तो दो तरह की विधि होती हैं इसमें, कौन कौन सी? एक है पृष्ठीय जल निकास। सबसे पहली है अपनी पृष्ठीय जल निकास। पृष्ठीय या फिर इसको सतही बोल सकते हैं, सतही जल निकास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज। और दूसरी होती है, ये अपनी फर्स्ट नंबर की है ना, और दूसरी होती है अपनी भूमिगत जल निकास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अंडरग्राउंड ड्रेनेज। अंडरग्राउंड ड्रेनेज। तो मेन ये दो विधियां होती हैं जल निकास की। कौन सी? पहला है पृष्ठीय या फिर सतही जल निकास, जिसको सरफेस ड्रेनेज बोलते हैं, और दूसरी होती है अपनी भूमिगत जल निकास या फिर अधो पृष्ठीय जल निकास भी इसको बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलेंगे तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज या फिर सब सरफेस ड्रेनेज भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जल निकास नालियां कहाँ बनाई जाती हैं? पृष्ठीय जल निकास में इसमें भूमि के ऊपर जल निकास नालियां भूमि के ऊपर बनाते हैं, इसमें भूमि के ऊपर। और इसमें जल निकास नालियां कहाँ बनाते हैं? भूमिगत जल निकास में, तो इसमें जल निकास नालियां भूमि के नीचे बनाते हैं। तो इसमें लिखेंगे आप जल निकास नालियां भूमि के नीचे बनाते हैं। ठीक है, इसमें जल निकास नालियां भूमि के ऊपर बनाते हैं और इसमें जल निकास नालियां भूमि के नीचे बनाते हैं। अब इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि इसमें मुख्यतः 4 प्रकार की नालियां बनाई जाती हैं इसमें। तो 4 तरह की कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो एक है अपनी स्थायी नालियां। स्थायी नालियां, इनको क्या बोलेंगे अपन? इंग्लिश में आप लिख लेना, इनको परमानेंट ड्रेन्स बोलते हैं। और एक होती है अस्थायी नालियां। अस्थायी नालियां, इनको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेरी ड्रेन्स। ओके, लिख लेना आप। एक होती है कट आउट नालियां। कट आउट नालियां, इंग्लिश में इसको कट आउट ड्रेन्स बोलते हैं। और लास्ट होती है अपनी समतल भूमि में मेड़ बनाकर। तो ये मुख्यतः इसमें जो पृष्ठीय जल निकास है, इसमें 4 प्रकार की नालियां बनाई जाती हैं। एक तो स्थायी नालियां, एक अस्थायी नालियां, कटआउट नालियां और समतल भूमि में मेड़ बनाकर। तो आप सबसे पहले इसको पढ़ेंगे स्थायी जल निकास नालियां। जो स्थायी नालियां देखो कहाँ बनाई जाती हैं। सबसे पहले तो ये क्या है, परमानेंट होती हैं। स्थायी नालियां बिल्कुल स्थायी रूप से बना दी जाती हैं। अगर स्थायी रूप से अपन को बनाना है तो कैसे बनाएंगे? या तो जो चिकनी मिट्टी है, जो सीमेंट या जो रेत रहती है, उसका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो कंक्रीट वगैरह, उनका उपयोग करके और सीमेंट का उपयोग करके नालियां बनाई जाती हैं। और कहाँ बनाएंगे स्थायी जल निकास नालियां? अब आप खुद सोचकर देखो, जाहिर सी बात है, जहाँ पर अपने को जल निकास की जरूरत अधिक पड़ रही है, जहाँ जल की समस्या, जल भराव की समस्या अधिक होती है, वहाँ पर अपने को स्थायी जल निकास नालियां बनाने की आवश्यकता
पड़ती है। तो इसमें लिखेंगे आप कि वह नालियाँ, या फिर ऐसा लिखेंगे ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्ष भर जल निकास की जरूरत पड़ती है, जल निकास की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही लिखेंगे कि स्थायी नालियाँ उन क्षेत्रों में बनाई जाती हैं जहाँ पर जल निकास की आवश्यकता वर्ष भर पड़ती है। और कहाँ, और इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें सीमेंट, कंक्रीट तथा चिकनी मिट्टी का उपयोग करके, चिकनी मिट्टी का उपयोग करके जल निकास नालियाँ बनाई जाती हैं। तो अपन को परमानेंट नालियाँ बनानी है, स्थायी रूप से बनानी है, तो ये सब मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। और कैसे क्षेत्रों में बनाएंगे, जहाँ पर जल निकास की आवश्यकता हमको वर्ष भर पड़ती है, जहाँ पर जल भराव की समस्या बार बार होती है, तो वहाँ पर हम ये स्थायी नालियाँ बनाते हैं। अब इसके बाद आ गई अस्थायी नालियाँ। अब अस्थायी नालियाँ हैं, इनको बिल्कुल टेम्परेरी रूप से बनाया जाता है, अस्थायी होती हैं इनको। तो कहाँ पर बनाएंगे इनको, जहाँ पर जल निकास की आवश्यकता मतलब बरसात के दिनों में पड़ती है केवल, पूरे वर्ष भर पानी की समस्या नहीं रहती, पूरे वर्ष भर पानी नहीं भरता, ओनली बरसात के दिनों में जो खेत से पानी को बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अस्थायी नालियाँ कहाँ बनाई जाएंगी, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जल निकास की आवश्यकता केवल और केवल बरसात के दिनों में पड़ती है, तो वहाँ पर ये अस्थायी नालियाँ बनाते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, इनकी आवश्यकता, या फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ केवल वर्षा ऋतु में जल निकास की आवश्यकता होती है, जल निकास की जरूरत होती है। क्या लिखेंगे, ऐसे क्षेत्र जहाँ केवल वर्षा ऋतु में जल निकास की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम अस्थायी जल निकास नालियाँ बनाते हैं। और एक कितना लगभग इसमें जो मिट्टी है उसी का उपयोग करके बनाते हैं। इनमें क्या है, जो मिट्टी की खुदाई कर दी जाती है और उनको बना दिया जाता है। इसमें कोई सीमेंट, कोई पत्थरों या रेत, ईंट वगैरह इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये कितनी लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी बनाते हैं, बस 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी। और वर्षा ऋतु का जैसे मौसम चला जाता है, जब वर्षा ऋतु चली जाती है या रेनी सीजन चला जाता है, उसके बाद इन नालियों को मिटा दिया जाता है और बाकी उसके बाद में खेत को बिल्कुल समतल कर दिया जाता है। अब आ गई ये कटआउट नालियाँ। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लो। कटआउट नालियाँ आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो कटआउट नालियाँ क्या होती हैं, देखो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो आपके गांव में नहर रहती है, नहर, कैनाल्स, तो जो ऊपरी स्थान या जो ऊंचे धरातल पर नहर उपस्थित होती हैं, उनके पास में थोड़ा निचले धरातल पर खेत उपस्थित होता है। तो क्या होता है, जो नहर का पानी है वो उनमें उसमें झिर होती हैं, झिर बीच में, तो अंदर ही अंदर रिस रिस के नहर का पानी सीपेज के द्वारा रिस रिस के खेत के अंदर बहता रहता है, आ जाता है खेत में। तो ऐसे में क्या करते हैं, तो जो खेत है और जो नहर है उसके बीच में एक नाली बना देते हैं, तो जिससे कि खेत में पानी नहीं जाता और नहर का पानी वो जल निकास नाली में आ जाता है। तो जो नाली बनाते हैं नहर और खेत के बीच में, वही कटआउट नाली होती है। तो इसमें लिखेंगे, यह उन स्थानों पर बनाई जाती है जहाँ ऊंचे धरातल पर नहर तथा निचले धरातल पर खेत उपस्थित होते हैं। और जो नहर का पानी है वो
खेतों में काय के सीपेज के द्वारा आता रहता है, सीपेज के द्वारा आता रहता है। तो कटआउट नालियों में क्या लिखेंगे अपन कि वह क्षेत्र जहां पर ऊंचे धरातल पर नहर तथा निचले धरातल पर खेत उपस्थित होता है और नहर का पानी सीपेज के द्वारा रिस रिस कर खेतों में बहता रहता है, तो हम नहर और खेतों के बीच में एक नाली बना देते हैं, नाली खोद देते हैं, उसी नाली को कटआउट नालियाँ कहते हैं। और ये नाली कितनी हो सकती है, लगभग ये हो सकती है अपनी 0.5 से 1 मीटर, तो अपनी कितनी गहरी हो सकती है, और लगभग 1 से 1.5 मीटर ये चौड़ी हो सकती है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ये भी लिख लेना। अब है अपनी लास्ट समतल भूमि में मेड़ बनाकर। तो समतल भूमि में मेड़ बनाकर कैसे करेंगे कि ये उन स्थानों में करते हैं इस विधि का उपयोग जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ भूमि रहती है। कैसी, ऐसी ऊबड़ खाबड़ भूमि, मतलब ऊंची नीची भूमि रहती है, मतलब अंडुलेटेड एरिया, इंग्लिश में बोलेंगे अंडुलेटेड एरिया, मतलब जहाँ पर इस टाइप की भूमि होगी। कैसी, ऐसी ऐसे ऐसी इस तरह की भूमि रहती है, मिट्टी रहती है। तो इसमें क्या करते हैं, जो ऊपर की मिट्टी है, ये है जैसे ऊपर की मिट्टी है, इसको काट कर, इसको ऐसे ऐसे काट देंगे मशीन से, कृषि यंत्र से। ऊपर की मिट्टी को काट कर काय में इसमें भर देते हैं, ये मिट्टी को, ये नीचे खाली स्थान रहता है उसमें भर दिया जाता है। तो क्या है, खेत बिल्कुल से प्लेन हो जाता है, बिल्कुल ऐसे। ये मिट्टी है, इसको काट दिया और इसमें भर दिया, इसको काट दिया, इसको काट के बिल्कुल से काय में इसमें भर देंगे। ये नीचे स्थान बचे हैं ना खाली जी, इसमें भर देंगे इस मिट्टी को। तो फिर क्या हो जाएगा, खेत बिल्कुल प्लेन हो जाता है, और प्लेन हो जाता है, और जिस साइड पर खेत की जिस सिरे पर ढाला देख होता है उस सिरे पर क्या है, एक मेड़ काट दी जाती है, तो जल निकास द्वारा पानी बाहर निकल जाता है। तो इसमें लिखना कटआउट, ये समतल भूमि में मेड़ बनाकर कि यह ऊंचे नीचे स्थानों में, ऊंचे नीचे स्थानों पर बनाई जाती है, ऐसा लिखना। इस विधि का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर ऊंचा नीचा स्थान या ऊंची नीची भूमि होती है, तथा वहाँ पर ऊंचे स्थानों की भूमि को काटकर निचले स्थानों में भर दिया जाता है, जिससे खेत या जो भूमि है अपनी समतल हो जाती है, और जिस सिरे पर खेत में ढाला देख होता है उस सिरे पर मेड़ काट दी जाती है और जल निकास कर दिया जाता है। तो बस इसमें इतना ही है। अब पढ़ेंगे हम भूमिगत जल निकास। इसमें क्या है, जल निकास नालियाँ कहाँ बनाई जाती हैं, भूमि के नीचे बनाई जाती हैं या अधो सतह में बनाई जाती हैं। तो इसमें कितनी टोटल 5 तरह की होती हैं। इसमें देखेंगे कौन कौन सी होती हैं, 5। सबसे पहले आता है खपरेल ड्रेन्स। खपरेल नालियाँ, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे इसको टाइल ड्रेन्स। इसके बाद अपन पढ़ेंगे पोल ड्रेन्स। एक होती है पोल ड्रेन्स, इंग्लिश में इसको भी पोल ड्रेन्स ही बोलते हैं। इसके बाद आती है अपनी एक स्टोन ड्रेन्स, इसमें। और इसके बाद आती है एक अपनी खपरेल हो गई, पोल ड्रेन्स हो गई, स्टोन ड्रेन्स हो गई, एक पाइप ड्रेन्स, और लास्ट है अपनी एक मोल ड्रेन्स। अब इसमें एक 5 तरह की नालियाँ बनाई जाती हैं भूमिगत जल निकास में। तो सबसे पहली है खपरेल ड्रेन्स। खपरेल या टाइल, नाम से समझ में आ रहा है, इसमें क्या जो पकी हुई चिकनी मिट्टी है या जो ईंटें हैं, ईंटें तो नहीं बोलेंगे, जो पकी हुई चिकनी मिट्टी है या जो सीमेंट है उसका उपयोग करके अपन नालियाँ बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लेना जो पकी चिकनी मिट्टी तथा कंक्रीट एवं
सीमेंट के उपयोग से ये नालियाँ बनाई जाती हैं। तो खपरेल ग्रंथ में लिखना पकी चिकनी मिट्टी तथा कंक्रीट एवं सीमेंट के उपयोग से तो ये नालियाँ बनाई जाती हैं। अब आ गया सेकंड है पोल ड्रेन्स। तो पोल का मतलब होता है लकड़ी। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लकड़ियों की उपलब्धता अधिक रहती है या जहाँ पर लकड़ी आसानी से अपने को प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है, वहाँ पर लकड़ियों का उपयोग करके इन जल निकास नालियाँ बनाई जाती हैं। तो उन नालियों को ही पोल ड्रेन्स बोलते हैं। तो इसमें लिख लेना लकड़ी के उपयोग से ये नालियाँ बनाई जाती हैं। अब नेक्स्ट है अपना स्टोन ड्रेन्स। स्टोन का मतलब ही होता है पत्थर। तो यहाँ पर इस विधि में क्या करेंगे, पत्थर या फिर ईंटों का उपयोग करके जल निकास नालियाँ बनाते हैं। तो इसमें लिख लेना पत्थर एवं ईंटों के उपयोग से जल निकास नालियाँ बनाई जाती हैं। अब आ गया अपना नेक्स्ट पाइप ड्रेन्स। तो इसमें क्या करते हैं, जो लोहे या जो सीमेंट के, आजकल तो अपने प्लास्टिक के भी चलने लगे हैं मजबूत पाइप। तो लोहे, सीमेंट या जो प्लास्टिक के पाइप लगभग रहता है अपना 10 सेंटीमीटर व्यास का। तो उस पाइप को क्या करते हैं, नीचे मिट्टी में खुदाई करके पाइप की लाइन डाल देते हैं और उस पाइप को ऊपर से फिर से मिट्टी से ढक दिया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, लोहे, सीमेंट या प्लास्टिक के उपयोग से जल निकास नालियाँ बनाई जाती हैं। अब अपना लास्ट है मोल्ड ड्रेन्स। तो मोल्ड ड्रेन्स, मोल क्या होता है, एक हल होता है, एक जिसको अपन इंग्लिश में मोल प्लाऊ बोलते हैं। एक स्पेशल टाइप का हल होता है, विशेष प्रकार का हल होता है, जिसमें क्या भूमि में किस प्रकार से नालियाँ बनाई जाती हैं। जैसे ये मानो अपना हल है, ये अपना हल है, तो इसकी जो ब्लेड रहती है ये ऐसे रहती है, मिट्टी में ऐसे ब्लेड रहती है और ये भूमि को ऐसे ऐसे खोदता हुआ चला जाता है अंदर। तो इसका उपयोग करके अपन जल निकास नालियाँ बनाते हैं। तो इसमें लिख लेना एक विशेष प्रकार का हल, मूल हल, और इंग्लिश में लिखना मूल प्लाऊ का उपयोग करके जल निकास नालियाँ बनाई जाती हैं। तो ये अपनी विधियाँ थी जल निकास की, या फिर इनको प्रकार भी बोल सकते हैं कि जल निकास की विधियों के प्रकार या फिर विधियाँ बताइए। तो ये मुख्यतः दो विधि होती हैं। एक और बार अपन इसको पूरा समझते हैं। अगर क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में कि जल निकास की विधियाँ लिखो, ठीक है, या तो फिर ऐसे पूछ सकता है 2 नंबर में डेफिनेशन देके कि अस्थायी नालियाँ क्या होती हैं, या फिर कटआउट नालियाँ क्या होती हैं, स्टोन ड्रेन्स क्या होता है, पोल ड्रेन्स क्या होता है, मोल्ड ड्रेन्स क्या होता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो जल निकास की मुख्य विधियाँ कितनी होती हैं, 2 होती हैं। एक होता है पृष्ठीय जल निकास या सतही जल निकास, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सरफेस ड्रेनेज। दूसरा होता है अपना भूमिगत जल निकास, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अंडरग्राउंड ड्रेनेज या फिर सबसरफेस ड्रेनेज। हिंदी में अधोपृष्ठीय जल निकास भी इसकी को बोलते हैं। तो ये पृष्ठीय, पृष्ठ मतलब भूमि के ऊपर ही, तो इसमें भूमि के ऊपर ही जल निकास की नालियाँ बनाते हैं। और यह भूमिगत मतलब भूमि, अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड के नीचे, भूमि के नीचे जल निकास नालियाँ बनाएंगे। तो इसमें जल निकास नालियाँ कहाँ बनाई जाती हैं, भूमि के ऊपर, और इसमें जल निकास नालियाँ बनाई जाती हैं भूमि के नीचे। अब ये पृष्ठीय जल निकास में भी अलग अलग नालियाँ बनाते हैं, इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ये स्थायी नालियाँ जो परमानेंट ड्रेन्स होते हैं, तो इनको परमानेंट रूप से बनाए जाते हैं। तो कहाँ पर, इसमें कैसे लिखेंगे अगर एग्जाम में आ गया तो, कि वह क्षेत्र जहाँ पर जल की समस्या या जलमग्न की समस्या अधिक होती है तथा वहाँ पर जल निकास की जरूरत हमें बार बार या फिर पूरे वर्ष भर पड़ती है, तो वहाँ पर हम सीमेंट, कंक्रीट या फिर पकी हुई चिकनी मिट्टी का उपयोग करके जल निकास की नालियाँ बनाते हैं। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, स्थायी जल निकास नालियाँ, जो स्थायी रूप से उन्हें प्रतिस्थापित कर देते हैं। सेकंड है अपना अस्थायी जल निकास नालियाँ। इसको कैसे लिखेंगे, कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जल निकास की आवश्यकता केवल बरसात के दिनों में पड़ती है, पूरे वर्ष भर जल निकास की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती, ऐसे क्षेत्रों में जल निकास के लिए जो नालियाँ हैं हम बनाते हैं। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, अस्थायी जल निकास नालियाँ। और एक कितनी होती है, लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी हो सकती हैं। अपना नेक्स्ट है
कटआउट नालियाँ, एक ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। तो क्या होता है, कटआउट नालियाँ नहर वाले क्षेत्रों में बनाते हैं, जहाँ पर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ऊंचे धरातल पर नहर तथा उसके निचले धरातल पर खेत उपस्थित होता है। तो वहां पर क्या है, जो नहर का पानी है सीपेज के द्वारा रिस रिस कर खेतों में भरता रहता है। तो खेत और नहर के बीच में हम जो एक नाली बनाते हैं वो लगभग आधे से 1 मीटर गहरी होती है और 1 से 1.5 मीटर लगभग चौड़ी हो सकती है। तो जो नाली बनाते हैं उसी को कटआउट नाली बोलते हैं। अब है अपनी समतल भूमि में मेड़ बनाकर, ये कहाँ बनाते हैं, इसमें कैसे लिखेंगे अपन, एग्जाम में आ गया तो, कि इसका उपयोग या इस विधि का उपयोग हम उन स्थानों में करते हैं जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ भूमि या फिर ऊंची नीची भूमि होती है। तो उधर क्या करते हैं, जो ऊंचे स्थानों की भूमि है, ऊंचे स्थानों की भूमि को हम काट कर निचले जो खाली स्थानों में भर देते हैं, जिससे खेत समतल हो जाता है और जिस जिस सिरे पर खेत में ढाल अधिक होता है वहां पर मेड़ काट देते हैं और जल निकास होता रहता है। अब आ गया भूमिगत जल निकास। इसमें भूमि के नीचे बनाएंगे तो इसमें खपरेल या टाइल्ड रेंज, इसमें पकी हुई चिकनी मिट्टी या फिर सीमेंट कंक्रीट इनका उपयोग करके जल निकास नाली बनाते हैं। और पोल्ड रेंज, इसमें क्या लिखेंगे अगर या तो, कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लकड़ी हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है या फिर लकड़ी की अधिकता अधिक होती है, उन क्षेत्रों में लकड़ी का उपयोग करके जल निकास नालियाँ बनाई जाती हैं, उन्हें पोल्ड रेंज कहते हैं। अब नेक्स्ट है अपना स्टोन रेंज। तो इसमें लिखेंगे ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पत्थर अथवा ईंट हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, पत्थर एवं ईंटों का उपयोग करके जल निकास नालियाँ अपन बनाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, स्टोन रेंज। अब है नेक्स्ट पाइप्ड रेंज। तो इस विधि में क्या करते हैं, भूमि के नीचे एक लाइन खोद ली जाती है जिसमें लगभग 10 सेंटीमीटर के व्यास वाला लोहे, सीमेंट या फिर प्लास्टिक के पाइप को जल निकास के लिए डाल दिया जाता है तथा ऊपर से उसे ढक दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो नालियाँ बनती हैं उसी को अपन पाइप रेंज बोलते हैं, मतलब पाइप का उपयोग करके जल निकास नालियाँ बनाती हैं। अब अपना मोल्ड रेंज। तो इस प्रकार की नालियाँ, मतलब एक विशेष प्रकार का हल का उपयोग करके, जिसको अपन मोल हल बोलते हैं, उसका उपयोग करके नालियाँ बनाई जाती हैं और उन्हीं नाली को अपन मोल्ड रेंज कहते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे जो अस्थाई और स्थायी नालियाँ हैं उनके लाभ या फिर हानि, दोनों पढ़ेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले आप डालिए जो स्थायी जल निकास नालियाँ हैं उनके लाभ। तो देखते हैं क्या लाभ होते हैं इनके। स्थायी नालियों के लाभ, इंग्लिश में डाल देना, हाँ, एडवांटेजेस ऑफ परमानेंट ड्रेन्स। मैं इधर एडवांटेजेस अकेला लिख रहा हूँ ना, तो एडिंग डाल लो। जो स्थायी जल निकास नालियाँ हैं उनके क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखना, यह एक वैज्ञानिक विधि है, ठीक है, यह एक वैज्ञानिक विधि है। इसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं, क्या लाभ हो सकता है इसका, इनकी सफाई एवं मरम्मत में, सफाई एवं मरम्मत में खर्चा कम लगता है ना। इसके बाद अपन और क्या लिख सकते हैं इसमें, कि यह बहुत सालों तक बनी रहती हैं, बहुत सालों तक बनी रहती हैं। इसके बाद अपन इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें मृदा क्षरण भी
कम होता है। मृदा क्षरण एवं पोषक तत्वों की हानि कम होती है। ठीक है, कम होती है। तो इसके लाभ हैं। तो इसमें अपन कैसे लिख सकते हैं, अब देखो समझते हैं। ये है एक वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि है तो अच्छी ही होगी है ना, इसलिए एक लाभ एक है इसका। इसकी सफाई एवं मरम्मत में खर्चा कम लगता है। तो इसको देखो कैसे समझते हैं। जो अस्थायी नालियाँ होती हैं वो तो डायरेक्ट खोद दी जाती हैं ना मिट्टी में, और ये स्थायी नालियाँ, इसमें क्या है अपन जो कंक्रीट रेत वगैरह सीमेंट इनका यूज करते हैं तो इसमें मिट्टी नहीं रहती। तो इसका क्या होता है, इसमें मिट्टी नहीं रहती तो नालियों में क्या है घास वगैरह और जो अन्य पौधे हैं खरपतवार हैं वो भी नहीं उगते। तो क्या है सफाई करने में और मरम्मत करने में खर्चा कम लगता है। जबकि जो अस्थायी जल निकास नालियाँ होती हैं उसमें क्या है मिट्टी रहती है, तो मिट्टी में क्या है दूसरे पौधे घास वगैरह हो जाता है, तो उनमें सफाई करने में और उनको दोबारा बनाने में भी खर्चा अधिक आता है। तो इसमें सफाई करने और मरम्मत में खर्चा कम आता है और ये बहुत सालों तक बनी रहती है, क्योंकि स्थायी रूप से बना दी है तो बहुत सालों तक बनी रहेंगी, है ना। इसमें मृदा क्षरण भी कम होता है। तो मृदा क्षरण देखो, जब इसमें मिट्टी है ही नहीं है तो पानी के साथ, जो पानी के साथ मिट्टी जाएगी कहाँ से, मृदा क्षरण होगा ही नहीं। अगर मृदा क्षरण नहीं हुआ तो पोषक तत्वों की भी हानि नहीं होगी, क्योंकि जब मिट्टी का क्षरण होता है, जो जल के साथ मिट्टी जाती है, तो मिट्टी अपने साथ कई तरह के पोषक तत्वों को भी ले जाती है, तो उनसे पोषक तत्वों की भी हानि होती है। लेकिन इन नालियों में जब मिट्टी नहीं है तो मिट्टी क्षरण भी नहीं होगा, और ना मिट्टी क्षरण होगा तो पौधों में पोषक तत्वों की भी हानि नहीं होगी मिट्टी में। तो ये इसके लाभ हैं 4-5। अब देखेंगे इसकी हानियाँ। अब हेडिंग डाल लो आप, स्थायी जल निकास की हानियाँ। स्थायी नालियों या फिर स्थायी जल निकास नालियों के हानियाँ, या फिर इंग्लिश में डिसएडवांटेजेस ऑफ परमानेंट ड्रेन्स। देखते हैं इसमें क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। इसमें स्थायी नालियाँ हैं तो इसमें क्या होता है, जो शुरुआत में इनको बनाने में खर्चा अधिक आता है ना, तो इसमें अपन ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें प्रारंभिक खर्चा अधिक आता है। कैसे लिखेंगे, इनको बनाने में प्रारंभिक खर्चा अधिक आता है। इसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं, इसमें तकनीकी श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तकनीकी श्रमिकों की आवश्यकता या फिर जरूरत पड़ती है। तकनीकी श्रमिकों की आवश्यकता भी पड़ती है इसमें। और इसमें क्या होता है, ये जल निकास है ना, वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में हो पाता है। इसमें क्या रहता है, पक्की नालियाँ हैं तो ये क्या है बिल्कुल लिमिटेड स्पेस में ही बनाई जाती हैं, तो इसमें जल निकास क्या सुगमता पूर्वक नहीं हो पाता। वहीं जब अस्थायी नालियाँ हैं वो तो अपन बिल्कुल अपने मन से जितनी भी गहरी चाहे, जितनी चौड़ी चाहे, जितनी लंबी चाहे अपन उसको बना सकते हैं। तो उसमें क्या है अधिक मात्रा में पानी बाहर निकलता रहता है। तो इसमें एक हानि ये भी है कि इसमें जल निकास सुगमता पूर्वक नहीं हो पाता। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि जल निकास आसानी से नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें लिमिटेड या फिर एक निश्चित मात्रा में ही पानी बाहर निकाल सकते हैं इसके द्वारा। तो इसमें ये अपनी हानियाँ हैं। तो देखो कैसे समझे अब इसको, प्रारंभिक खर्चा अधिक आता है। जब पक्की जल निकास नालियाँ हैं, स्थायी रूप से बनाना है तो इसके लिए अपने को ईंट लाना पड़ेगी, या जो कंक्रीट है, सीमेंट है, रेत है, जो भी है वो सब मटेरियल लाना पड़ेगा, तो उसमें जो प्रारंभिक खर्चा अधिक आएगा। साथ ही साथ इसमें तकनीकी श्रमिकों की भी आवश्यकता पड़ती है।
अगर अपने को तकनीकी श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी तो लेबर लगाना पड़ेगी, श्रमिकों को लगाना पड़ेगा नालियाँ बनाने में, तो उनको भी अधिक पैसा देना पड़ेगा, तो उसमें भी खर्चा आता है ना। और जल निकास इसमें सुगमतापूर्वक नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें एक निश्चित मात्रा में ही पानी बाहर निकल पाता है, बिल्कुल एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही पानी जाता है। तो इसके लाभ होगा, इसके हानि होगा, आप इनको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे अस्थायी जल निकास नालियों के लाभ और हानि। अब हम पढ़ेंगे अस्थायी जल निकास नालियों के लाभ और अस्थायी जल निकास नालियों की हानियाँ। तो सबसे पहले लाभ देखेंगे, डालो हेडिंग कि अस्थायी जल निकास नालियों की लाभ। अस्थायी नालियों के लाभ, या फिर इंग्लिश में लिख लेना जो टेम्परेरी ड्रेन्स की एडवांटेजेस ऑफ टेम्परेरी ड्रेन्स। तो देखो क्या क्या लाभ हो सकते हैं अस्थायी जल निकास नालियों के। तो सबसे पहले इसको बनाने में क्या प्रारंभिक खर्चा कम आता है ना, प्रारंभिक खर्चा कम आता है, इनको बनाने में कम आता है। इसके साथ साथ इसमें क्या है, जो तकनीकी श्रमिकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, तकनीकी श्रमिकों की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अब इसमें क्या है, जो तकनीकी श्रमिकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो इसको साधारण किसान भी आसानी से बना सकता है ना। साधारण किसान भी इन्हें आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। और क्या लाभ लिख सकते हैं इसमें जो इन नालियों में अपन क्या फसल भी लगा सकते हैं, फसल, या फिर ऐसे लिखो अधिक पानी चाहने वाली फसलें लगा सकते हैं। इन नालियों में अपन फसलें भी लगा सकते हैं। अब इसमें क्या है, एक और लाभ क्या लिख सकते हैं इसमें जल निकास सुगमता पूर्वक या फिर आसानी से हो जाता है। ठीक है। तो इसमें इसके लाभ हो गए। तो अपन लगभग इसमें 2 या 3 नंबर में पूछता है, अपन ने 5 पॉइंट पढ़ लिए हैं, अपन इनको लिख सकते हैं। तो क्या है, प्रारंभिक खर्चा कम आता है। ये अस्थायी नालियाँ हैं। तो अस्थायी नालियाँ क्या है, डायरेक्ट इसमें कोई सीमेंट मटेरियल या कंक्रीट रेत वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, तो उनको लाने में भी खर्चा बचेगा, है ना, उनकी जरूरत नहीं पड़ती। इसमें डायरेक्ट क्या है, मिट्टी को खोद दिया जाता है, खुदाई कर दी जाती है और नाली बना दी जाती है। और इसमें तकनीकी श्रमिकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब तकनीकी श्रमिकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपन को, तो उनको पैसे भी नहीं देना पड़ेंगे, तो उससे भी खर्चा बचेगा, है ना। और साधारण किसान भी इसे आसानी से बना सकता है। एक लाभ हो गया इसका। और इन नालियों में अपन फसल भी लगा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, फसल अधिक पानी चाहने वाली होना चाहिए, जिसको अधिक मात्रा में पानी की जरूरत पड़े, ऐसी फसल लगा सकते हैं। क्योंकि इन नालियों में, जल निकास नालियों में पानी भरा रहेगा, पानी जाएगा दिन भर रात भर, अगर पानी निकालेंगे तो जो फसल है ना, अधिक पानी चाहने वाली होनी चाहिए, जिससे कि क्या है, जो फसल अपना अधिक पानी में भी अच्छे से सर्वाइव कर सके।
और इसमें जल निकास सुगमता पूर्वक अपन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें अपन मन चाहे इनकी लंबाई चौड़ाई गहराई जितनी भी चाहे उतनी रख सकते हैं। उससे क्या होता है, जल निकास अधिक मात्रा में पानी बाहर निकलता है। ठीक है, जल निकास इसमें अच्छे से। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब अस्थायी नालियों की हानियाँ। अब हानियाँ देखेंगे क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो हेडिंग डाल लो, अस्थायी नालियों की हानियाँ, या फिर इंग्लिश में लिख लेना डिसएडवांटेज ऑफ टेम्परेरी ड्रेन्स। अब देखते हैं इसमें क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो सबसे पहले तो इनको प्रति वर्ष बनाने की जरूरत पड़ती है ना, इनको प्रति वर्ष बनाने की आवश्यकता पड़ती है, बनाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये हानि ये हो गई। और इसमें जो सफाई एवं मरम्मत में खर्चा अधिक आता है, सफाई एवं मरम्मत में खर्चा अधिक आता है। इसको अच्छे से लिख लेना, खर्चा अधिक आता है। इसके साथ साथ इसमें क्या है, जो मुख्य फसल है अपनी, जो मेन क्रॉप है, उसके लिए कृषि योग्य क्षेत्रफल कम हो जाता है। तो कैसे लिखेंगे, मुख्य फसल के लिए कृषि योग्य भूमि या फिर क्षेत्रफल, भूमि कम हो जाती है, कम हो जाती है। इसके साथ साथ अपन क्या लिख सकते हैं, इसमें जो कृषि क्रिया करने में समस्या भी आती है, कृषि क्रियाओं में समस्या भी आती है या फिर बाधा उत्पन्न होती है। इसके बाद अपन इसमें क्या लिख सकते हैं कि इसमें मृदा क्षरण अधिक होता है, मृदा क्षरण तथा पोषक तत्वों की हानि अधिक होती है। ठीक है, ये लिख लेना। तो देखो समझते हैं कैसे, इन्हें प्रतिवर्ष बनाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अस्थायी रूप से हैं, टेम्परेरी हैं। तो क्या है, इनको केवल बरसात के दिनों में तो अपन बनाते ही हैं, और बरसात का सीजन जैसे ही चला जाता है तो हम इनको मिटा देते हैं, और फिर इसलिए इनको हर वर्ष बनाने की जरूरत पड़ती है, प्रतिवर्ष। तो इसकी सफाई एवं मरम्मत में भी खर्चा अधिक आता है। तो कैसे खर्चा अधिक आएगा, ये इनमें मिट्टी रहती है, तो इस मिट्टी में क्या है, पानी भरा रहता है, तो उससे घास फूस या जो अन्य खरपतवार हैं, दूसरे पेड़ हैं, वो भी उग जाते हैं, इसलिए उनको सफाई करने में खर्चा अधिक आता है। इसमें साथ ही साथ जो मुख्य फसल के लिए कृषि योग्य भूमि है, वो क्या है, कम हो जाती है। जैसे कि मानो ये नालियाँ बिल्कुल भूमि के ऊपर बनाई जा रही हैं ना, स्थायी जल निकास नालियाँ, तो इसमें जो कृषि योग्य क्षेत्रफल है भूमि के लिए, वो भी कम हो जाता है। जो मुख्य क्रॉप है, जो मुख्य फसल है अपनी मेन क्रॉप है, उसके लिए कम हो जाता है कृषि योग्य क्षेत्रफल, क्योंकि उसमें जगह गिर जाती है नाली बनाने के लिए, भूमि के ऊपर बनाएंगे तो, इसलिए इसमें कृषि योग्य भूमि या क्षेत्रफल कम हो जाता है। और कृषि क्रिया करने में भी समस्या आएगी, अगर अपन ऊपर ही नालियाँ बना देते हैं तो इसमें जो कृषि क्रियाएँ हैं, जो अपने कृषि यंत्र हैं, वो अच्छे से आसानी से नहीं चल पाएंगे, इसलिए उसमें भी समस्या आएगी। लास्ट पॉइंट है अपना, मृदा क्षरण अधिक होता है। जब मिट्टी, क्योंकि ये नालियाँ रहती हैं, इसमें पानी जाएगा, नाली में से मिट्टी रहती है, खुली नाली है, इसमें से पानी जाएगा तो पानी अपने साथ साथ मिट्टी को भी ले जाएगा, तो मिट्टी क्षरण अधिक होगा। और मिट्टी क्षरण अधिक होगा तो मिट्टी अपने साथ में पोषक तत्वों को भी ले जाएगी, तो पोषक तत्वों की भी हानि होगी। तो ये अपने अस्थायी नालियों के लाभ और अस्थायी नालियों की हानियाँ। तो आप इनको उतार लें या फिर लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको साफ कर रहा हूँ।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि जो पृष्ठीय जल निकास है और या जो सतही जल निकास या पृष्ठीय जल निकास एवं जो भूमिगत जल निकास है उसमें क्या अंतर है ना। तो इसको देखेंगे, आप लिख लो कि हेडिंग डालो पृष्ठीय जल निकास एवं भूमिगत जल निकास में अंतर। ठीक है, तो अपन इधर लिखेंगे, एक साइड लिखना पृष्ठीय जल निकास, पृष्ठीय जल निकास, एक साइड लिखना भूमिगत जल निकास, भूमिगत जल निकास। अब अपन इसमें अंतर देखेंगे दोनों में कि क्या अंतर होता है। पृष्ठीय जल निकास को अपन क्या सतही जल निकास भी बोलते हैं और इंग्लिश में अपन सरफेस ड्रेनेज भी बोलते हैं, और भूमिगत जल निकास को अधोसतही जल निकास और इंग्लिश में अंडरग्राउंड ड्रेनेज और या फिर सबसरफेस ड्रेनेज इसको बोल सकते हैं। तो देखते हैं क्या अंतर है इसमें। इसमें सबसे पहले तो जी नालियाँ, जल निकास नालियाँ, जो ऐसे लिख सकते हैं आप, जल निकास नालियाँ भूमि के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, जल निकास नालियाँ भूमि के ऊपर बनाते हैं। और इसमें जल निकास नालियाँ भूमि के नीचे बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरा है इसमें, इनको बनाने में, जो पृष्ठीय जल निकास नालियाँ हैं इनको बनाने में जो प्रारंभिक खर्चा है, शुरुआती में जो खर्चा आता है वो क्या कम आएगा, प्रारंभिक खर्चा कम आएगा। और जो भूमिगत जल निकास नालियाँ हैं इनको अपन नीचे बनाते हैं, इसमें तरह तरह का मटेरियल, लकड़ी वगैरह, इनके उपयोग से पत्थर ईंट का उपयोग करते हैं। तो इसमें जो प्रारंभिक खर्चा है, इनको बनाने में प्रारंभिक खर्चा क्या अधिक आएगा। ठीक है, अधिक आएगा। अब इन नालियों को जब खर्चा कम आ रहा है तो इन नालियों को जो भूमि के ऊपर बनाएंगे तो इसकी जो मरम्मत है, मरम्मत एवं सफाई में क्या खर्चा कम लगता है। मरम्मत में खर्चा कम लगता है। और ये भूमिगत जल निकास नालियाँ इनकी मरम्मत में खर्चा अधिक लगता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, ये पृष्ठीय जल निकास में कृषि योग्य क्षेत्रफल कम हो जाता है मुख्य फसल के लिए। तो इसमें लिखना मुख्य फसल के लिए कृषि योग्य क्षेत्रफल कम हो जाता है और इसमें कृषि योग्य क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कृषि योग्य क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं अपन, इसमें जो कृषि कार्य करने में समस्या आती है, कृषि कार्यों में समस्या आती है। इसमें लिखेंगे कृषि कार्यों में समस्या नहीं आती। ठीक है, और इसमें क्या लिख सकते हैं, जो पृष्ठीय जल निकास है इसमें मृदा क्षरण अधिक होता है, मृदा क्षरण अधिक होता है। इसमें लिखेंगे मृदा क्षरण
कम होता है। अगर इसमें मृदा क्षरण अधिक हो रहा है तो पोषक तत्वों की भी हानि अधिक होगी, है ना। तो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, पोषक तत्वों की हानि अधिक होती है। और इसमें मृदा क्षरण कम हो रहा है तो पोषक तत्वों की भी हानि कम होगी। तो इसमें पोषक तत्वों की हानि कम होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास में अंतर है, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो। तो अपन इनको आप समझते हैं एक और इसमें जल निकास नालियां भूमि के ऊपर बनाई जाती हैं, क्योंकि ये नाम से ही समझ में आ रहा है पृष्ठीय जल निकास है तो पृष्ठ पर भूमि के ऊपर जल निकास नालियां बनाएंगे। जबकि भूमिगत जल निकास है, इसमें जल निकास नालियां भूमि के नीचे बनाई जाती है, मतलब अंडरग्राउंड, ग्राउंड के नीचे बनाई जाती हैं भूमि के। अब दूसरा पॉइंट है इसमें प्रारंभिक खर्चा कम आता है, क्योंकि जल निकास नालियां भूमि के ऊपर बना रही हैं तो कोई भी किसान इसे आसानी से खुदाई करके बना सकता है। लेकिन ये भूमिगत जल निकास नालियां है, इसमें अपन ने पढ़ी थी कौन कौन सी, कोल्ड रेंस, मोल्ड रेंस, टाइल्ड रेंस, स्टोन रेंस। तो इनको बनाने में क्या है, ये श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, तकनीकी श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। कोई साधारण किसान तो इसको बना नहीं पाएगा, इसलिए उस श्रमिकों को पैसे देना पड़ते हैं, और जो मटेरियल लाना पड़ता है बनाने के लिए, पत्थर, ईंटें, लकड़ी, उनमें खर्चा अधिक आता है। अब मरम्मत में भी खर्चा इसमें कम आता है, क्योंकि ये नालियाँ ऐसे ही बनाई गई हैं, चाहे अब अपन इसकी मरम्मत कर सकते हैं। ये भूमि के ऊपर बनती हैं, ये भूमि के नीचे करते हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर पाइप है, मान लो चौक हो गया, बिल्कुल पाइप चौक हो गया या उसमें से पानी नहीं जा पा रहा, तो पूरी भूमि में से पाइप को निकालेंगे तो उसकी पाइप की सफाई करेंगे, इसलिए मरम्मत में भी इसमें खर्चा अधिक आएगा और सफाई करने में भी खर्चा अधिक आएगा, जबकि इसमें कम आता है। इसमें कृषि योग्य क्षेत्रफल कम हो जाता है। अब देखो, ये नालियां भूमि के ऊपर तो बनाएंगे, तो जो मेन मुख्य क्रॉप है, मुख्य फसल है, उसके लिए कृषि योग्य क्षेत्रफल कम हो जाता है, जबकि इसमें क्षेत्रफल पर, कृषि योग्य क्षेत्रफल पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये नालियां भूमि के नीचे बनाई जाती हैं, जैसे पाइप है, खुदाई की मिट्टी में और लाइन डाल दी पाइप अंदर नीचे, ऊपर से मिट्टी से उसे ढक दिया, तो वो तो नीचे बनी है, इसमें ऊपर अपन फसल लगा सकते हैं, तो कृषि योग्य क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या फिर कम नहीं होगा। अब इसमें कृषि कार्यों को करने में भी समस्या आती है। जब ये नालियां भूमि के ऊपर बनाएंगे तो समस्या तो आएगी, कृषि यंत्र सही से नहीं चल पाएंगे, निराई गुड़ाई वगैरह करना है ना, तो इनमें समस्या भी आएगी। और इसमें कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि ये भूमि के नीचे बनी हुई होती है। अब देखेंगे अपन कि इसमें मृदा क्षरण अधिक होता है। ये भूमि के ऊपर बनी है तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि मिट्टी का क्षरण भी होगा, जबकि ये भूमि के नीचे है तो मिट्टी का क्षरण कहाँ से होगा। इसमें तो पाइप डली है नीचे, है ना, लकड़ी की बनी है, पत्थर की पक्की नालियां बनी है, तो इसमें मृदा क्षरण नहीं होगा। वही मृदा क्षरण अधिक होगा इसमें, तो मिट्टी ले जाएगी जल के साथ, तो अपने साथ साथ पोषक तत्वों को भी ले जाएगी, तो इसमें पोषक तत्वों की हानि भी अधिक होती है, जबकि इसमें पोषक तत्वों की हानि नहीं होती या फिर बहुत ही कम होती है। तो बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी का आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और हाँ देखो, मैं ना आपको बिल्कुल शॉर्ट में लिखाता हूँ, क्या है, इधर इतना पर्याप्त स्पेस नहीं रह पाता कि आपको सब कुछ लिखा पाऊँ, और आप इतने छोटे बच्चे भी नहीं रहे कि आपको बिल्कुल सजा के या बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में लिख कर बताया जाए। मैं जहाँ पर जो समझाता हूँ शॉर्ट में लिखता हूँ, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं। इतने में आपका काम हो जाएगा आसानी से। और मैं आपको एक्स्ट्रा ही पॉइंट लिखवाता हूँ कुछ, जिससे कि आप भूले ना, या भूल भी जाएं तो कुछ दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं, है ना। और बाकी का जो डिटेल्स में चाहिए तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगा नोट्स, या फिर आप कमेंट सेक्शन में नोट्स लिख देना, तो मैं उस सब्जेक्ट के और उसी चैप्टर के नोट्स की जो PDF हैं, जो PPT हैं, वो उसमें डाल दिया करूँगा। तो आज का जो क्लास है हम आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।